जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक कलेक्टर का जो डेली रूटीन है वो किस टाइप से होता है। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं कलेक्टर आपको मानती हूँ। यदि आप कलेक्टर बन जाएंगे तो आपका डेली रूटीन किस टाइप से होगा इसके बारे में मैं बताती हूँ। दोस्तों, जब आप कलेक्टर बन जाएंगे और आपकी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी तो वहां पर आप कलेक्टर के रूप में अपने जिला के सबसे बड़े और प्रमुख प्रशासनिक ऑफिसर होंगे और वहां के हेड भी होंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से आपको बहुत सारे पावर, फैसिलिटीज और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी। इसके साथ ही डीएम की लाइफ सुबह से शाम तक कैसे बीतती है, अगर हम बात करें कि एक डीएम की ड्यूटी कितने टाइम की होती है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि डीएम की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और इन्हीं 24 घंटों में उन्हें खाना भी होता है, पीना होता है और सोना होता है। लेकिन आप यह सब तभी कर पाएंगे जब आपको अपने काम से थोड़ा फुर्सत मिलेगा, मतलब कि जब आप अपने काम से थोड़ा फ्री हो पाएंगे तभी आप खाना पीना और सोना कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, यही होती है कलेक्टर या डीएम की असली ड्यूटी। अब बात करते हैं कि रियलिटी में डीएम की जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में उनकी जो लाइफ स्टाइल है किस टाइप से होती है, कैसा उनका समय होता है, किस टाइप से वो मैनेज करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, ये डिपेंड करता है कि उस दिन वहाँ जहाँ डीएम रहे हैं, मतलब जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में उनकी नियुक्ति हुई है, वहाँ उस दिन कौन सा मामला उनके पास आया है, किस टाइप से उनके पास सिचुएशन पड़ा हुआ है और ऊपर से उनके ऊंचे अधिकारियों से किस टाइप से उनके पास आदेश आया हुआ है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके डेली रूटीन में और लाइफ स्टाइल में। अब मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए कि उस दिन कोई ऐसा विशेष मामला नहीं आया है, जनरली उनका डेली रूटीन फिर कैसा होता है। दोस्तों, एक ऑफिस खुलने का जो समय होता है वो सुबह के 10 बजे का होता है, सुबह के 10 से लेकर के 5 बजे तक का। वैसे ही टाइम पर मतलब कि डीएम सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में जाएंगे और शाम 5 बजे तक वहां काम करेंगे। उसके बाद पहुंचते हैं वो अपने आवास पर, मतलब कि उस सरकारी बंगले पर जो सरकार की ओर से दी गई है। अब यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि IAS को जो सरकारी बंगला मिलता है वहाँ उनको उस बंगले में एक ऑफिस भी दिया जाता है जिसे कैंपस के नाम से जानते हैं। वो कैंपस तब के लिए होता है कि जब डीएम ऑफिस में काम नहीं कर रहे होते हैं और फील्ड में भी नहीं होते, अपने घर में होते हैं, तो वहाँ बैठ करके वो अपने सरकारी काम रिलेटेड सभी काम आसानी से कर सकें। दोस्तों, सरकारी बंगला में कैंपस की व्यवस्था इसलिए होती है ताकि डीएम 24 घंटे अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें। अब मान लेते हैं कि डीएम मान लीजिए कि ऑफिस में ही काम करते हैं, 24 घंटे वो वहीं काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बता दूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ कई सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनकी मदद के लिए और उनकी ड्यूटी केवल 5 बजे तक की होती है। तो वो 5 बजे के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, जिसके बाद से डीएम की मदद के लिए कोई और कर्मचारी नहीं होते हैं। उसके बाद लाइट, पानी और बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। यही कारण है कि उनकी व्यवस्था वो जहाँ सरकारी बंगला में रह रहे होते हैं वहीं कर दी जाती है। और भी जो मामले होते हैं, लोग आसपास के लोग होते हैं अपने मामले जो लेकर के आते हैं, वो कैंपस में जा कर के उनके पास मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि डीएम सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक आपको ऑफिस में ही मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि उनको ऐसी जिम्मेदारी ही दी गई है कि उनके पास अलग अलग टाइप के मामले आते हैं। कभी उनको बैठ कर के ऑफिस में ही वो मामले निपटाने होते हैं तो कभी फील्ड में जा कर के निपटाना होता है। यही कारण है कि वो हर टाइम ऑफिस में उपस्थित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एक डीएम का यह निश्चित नहीं होता है कि वह कितने टाइम ऑफिस में बैठेगा और कितने टाइम ऑफिस में नहीं बैठेगा। एक डीएम या कलेक्टर को 2 टाइप से काम करना होता है, एक ऑफिस में काम करना होता है और दूसरा फील्ड में जा कर के। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिस में उनको क्या क्या काम करना होता है, किस टाइप के मामलों को सुलझाना होता है। मान लीजिए कि डीएम के या कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा गांव है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास एक शिकायत है। उस शिकायत को वो चाहता है कि वो एफआईआर लिखाएं, लेकिन पुलिस में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो इस टाइम पर वह डीएम के पास जा सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है। इसके बाद डीएम उसकी परेशानियों को सुन करके वो उस थाने में, मतलब कि जो उस गाँव का जो थाना है, उस थाने में जा करके
वो यह देख सकते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया, वो पूछ सकते हैं, इसके बाद जवाब भी मांग सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि इस मामले को देखा जाए और एफआईआर लिखा जाए और आगे की कार्यवाही भी की जाए। इसके बाद दूसरे टाइप के जो सिचुएशन पड़ता है, जो मामले आते हैं उनके पास, वो संपत्ति से रिलेटेड हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनके एरिया में कोई ऐसा इंसान है जो उनके पास ऐसा मामला लेके जाता है कि उनके ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर डीएम के पास ये पावर होती है, वो अपने पावर का यूज करके तहसीलदार को आदेश देते हैं कि पहले इस मामले को चेक किया जाए क्योंकि और इस संपत्ति का जो ब्यौरा है वो भी चेक किया जाए। जैसे ही तहसीलदार उसका ब्यौरा देते हैं डीएम को, तो डीएम यहाँ पर क्या करते हैं कि वो सारे ब्यौरों का चेक करेंगे और अगर मामला सही पाया जाता है तो फिर उसके बाद वो पुलिस को आदेश देते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। फिर दोस्तों इसके बाद जो तीसरा मामला आता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि जहाँ पर कलेक्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में फैसला सुनाते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान उनके एरिया में ऐसा आया जिसके पास मामला है कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो यहाँ पर कलेक्टर एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में फैसला कर सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं। इस टाइप से वो कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों यह तो थी कि ऑफिस में वो किस टाइप से काम करते हैं। ऑफिस में रह करके, अपने कैंपस में रह करके वो अपना काम इस टाइप से करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वो फील्ड में जा करके क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों एक कलेक्टर के एरिया में, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई सारे स्कूल होते हैं, बाजार होते हैं, उसके बाद मंडी होता है, अस्पताल और संस्थान होते हैं। तो इस टाइप के एरिया पड़ते हैं, तो वो जाकर के स्कूलों में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई किस टाइप से चल रही है, टीचर उपस्थित होते हैं या नहीं, या अच्छे से पढ़ाते हैं या नहीं। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों की शिकायतें मिल रही है, तो यहाँ पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। वो बीएसए को आदेश दे सकते हैं और बीएसए इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद वो अस्पतालों में जाकर, सरकारी अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं कि डॉक्टर सही टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से सब काम हो रहा है या नहीं। इसके बाद सरकार की ओर से जो दवाइयाँ दी गई है, वो दवाइयाँ लोगों को फ्री में दी जा रही है या नहीं, ये सभी चीज़ें जा कर के वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद वो जा सकते हैं मंडी में कि मंडी में सब काम सही से हो रहा है या नहीं। किसी भी टाइप के यहाँ पर लापरवाही अगर पाई जाती है तो वो कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, तो वो वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोचिंग सेंटर्स उनके बनाए गए नियम को कहीं तोड़ते तो नहीं है, वहाँ लीगल तौर पर सब काम हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद जाकर के वो बाज़ारों का निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ें जैसे निर्धारित की गई है, जिसका मूल्य, वो वैसे ही दिया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर वह कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी दंगे भी हो जाते हैं, तो इन दंगों में जो नियंत्रण का काम है वो भी एक डीएम या कलेक्टर करते हैं। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पर दंगा हो रहा है तो वहाँ पर धारा 144 लगाने का काम, जिसे हम कर्फ्यू के नाम से जानते हैं, वो अधिकार डीएम या कलेक्टर के पास होता है। तो दोस्तों यह समझ में आ गया होगा कि डीएम को कितना सारा काम करना होता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यह काम वो हर रोज कर सकते हैं, इस पर उन पर कोई रोक नहीं है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि जब आप कलेक्टर बनेंगे और आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, इन सभी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे और आपको जो पावर दी जाएगी, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे।